Hello everyone. As previously discussed, Regulating Act of 1773, Pitt's India Act 1774, Charter Act of 1833. Now let us discuss Indian Council Act of 1861. भारत परिषद अधिनियम 1861, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इससे पहले जितने एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को लेकर लागू किए गए थे उनका प्रभाव भारत परिषद अधिनियम 1861 में भी पड़ा था। 1600 से लेकर भारत में पहले से ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया शासन कर रही थी। भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना नियंत्रण करने की प्रक्रिया का आरंभ कर दिया गया था। इसके बाद भी कई चार्टर एक्ट जैसे कि 1813, 1833, 1853 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए गए और सरकार ने इन एक्ट के द्वारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण और ज़्यादा मजबूत किया था। बाद में जब 1857 की क्रांति हुई तब ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में शासन ढंग से नहीं संभाला जा रहा और तब भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन खत्म करते हुए सारी शासन व्यवस्था सीधे अपने हाथों में ले ली थी। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का सारा शासन अपने हाथों में ले लिया गया तब उन्हें यह लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन प्रणाली थी जो भारत में चल रही थी उसमें बदलाव की ज़रूरत है ताकि शासन व्यवस्था बेहतर रूप से चल सकते। इसी बिंदु को देखते हुए ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको लेकर 3 अधिनियम पास किए जो इस प्रकार थे: भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, भारत परिषद अधिनियम 1909। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत सरकार अधिनियम 1858 में जहां ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने वाली इकाई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ख़त्म करते हुए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नियुक्ति कर दी थी, तब से इसी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के ऊपर भारत के शासन की पूर्ण जिम्मेदारी होती थी। इसके साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश सरकार में एक कैबिनेट मंत्री भी होता था। यह ब्रिटेन में रहकर यह भारत की शासन व्यवस्था संभालता था। इसकी सहायता के लिए एक सलाहकार समिति भी जिसमें 15 सदस्य होते थे गठित की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1858 में क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में रहकर भारत की शासन व्यवस्था संभालता था इसीलिए उसके प्रतिनिधित्व के रूप में भारत में एक वाइसरॉय की नियुक्ति भी की गई थी। उस समय जो भारत में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसी को वाइसरॉय बना दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में ब्रिटिश सरकार द्वारा इस बिंदु को लेकर कोई बदलाव नहीं किए गए थे। एडमिनिस्ट्रेशन। चार्टर एक्ट 1853 में जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास पूर्ण शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी थी और उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जिसमें 4 सदस्य हुआ करते थे, बाद में सरकार अधिनियम 1858 में इस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को खत्म करके वाइसरॉय बना दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में इस बिंदु को लेकर बहुत सारे बदलाव हुए थे, जैसे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 से पहले तक जो कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी वह एक सलाहकार समिति के जैसे काम करती थी, परंतु अब भारत परिषद अधिनियम 1861 में कार्यकारी परिषद के हर सदस्य को एक एक पोर्टफोलियो या विभाग या कार्य सौंप दिया गया था। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया था। इससे पहले संख्या को 4 से 5 कर दी गई थी और 5 सदस्यों को कानून, सैन्य, राजस्व, वित्त, गृह विभाग दे दिए गए थे। बाद में एक सदस्य और जोड़ा गया था जिसे लोक निर्माण विभाग दिया गया था। इस प्रकार कार्यकारी परिषद में कुल 6 सदस्य की नियुक्ति कर दी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा पहली बार ब्रिटिश सरकार ने ऑर्डिनेंस की शुरुआत की थी और वाइसरॉय को यह अधिकार दिए थे कि वह आपातकालीन स्थिति में आदेश को पास कर सकते थे। यह अध्यादेश पास करने की प्रक्रिया में वाइसरॉय को अपनी कार्यकारी परिषद की आवश्यकता नहीं थी, वह खुद ही अध्यादेश को आपात स्थिति में पास कर सकता था। इन अध्यादेश की वैधता 6 माह तक की होती थी और यह इस प्रकार से एक अस्थायी रूप से लागू किया जाता था। सेंट्रल लेजिस्लेचर। चार्टर एक्ट में जहां गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी कार्यकारी परिषद के 4 सदस्य और एक कमांडर इन चीफ और इसके साथ 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर, ये 12 सदस्य मिलकर विधायी कार्य लेजिस्लेटिव फंक्शन को करते थे। ये सारे एक छोटे संसद के रूप में
कार्य करते थे। बाद में भारत सरकार अधिनियम 1858 में हमने आपको पहले ही बताया था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसरॉय बना दिया गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में इन बिंदुओं को लेकर बहुत सारे बदलाव किए गए थे, जैसे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो 6 विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिलर थे उनके पद को खत्म कर दिए गए थे और उनकी जगह कुछ एडिशनल मेंबर की नियुक्ति की गई थी। इन अतिरिक्त सदस्यों को वायसरॉय के द्वारा मनोनीत करा जाता था। इनमें कुछ ऑफिशियल मेंबर होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। इसमें ऑफिशियल मेंबर सदस्य की संख्या हमेशा ज़्यादा होती थी। इन अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल 2 साल तक का होता था और इन अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को कम से कम 6 और ज़्यादा से ज़्यादा 12 सदस्य रखा जाता था। कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मुख्य 6 सदस्य होते थे उनमें भारतीय को नियुक्ति होने की अनुमति नहीं थी, परंतु भारतीय अतिरिक्त सदस्यों में वायसरॉय के द्वारा नियुक्ति किए जा सकते थे। वायसरॉय के द्वारा उस समय 3 भारतीय को भी अस्थायी सदस्यों में मनोनीत किया गया था। वो भारतीय थे सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा और बनारस के राजा। अब भारत परिषद अधिनियम 1861 के बाद से वायसरॉय उसकी कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य और ये अतिरिक्त सदस्य मिलकर कानून बनाएंगे या लेजिस्लेटिव फंक्शन को करेंगे। ये सब भी मिलकर एक छोटी संसद का स्वरूप ही बनाते थे। सेंट्रल लेजिस्लेचर में किसी भी तरह की वित्त संबंधित विचार विमर्श नहीं होता था। जैसे कि अतिरिक्त सदस्यों को कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुख्य 6 सदस्य से उनके विभागों के वित्त मुद्दों में संबंधित किसी भी प्रश्न को पूछने का अधिकार नहीं था। दिस वॉज द बैकड्रॉप ऑफ इंडियन पीपल। चार्टर एक्ट 1833 में जहां कानून बनाने की प्रक्रिया का केंद्र कारण कर दिया गया था, यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही कानून बना सकता था, भारत परिषद अधिनियम 1861 में इन प्रांतित विधायिका यानी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से वहां के लिए कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए थे। इसके साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रतीत विधायिका बनाई गई थी, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, पंजाब, बंगाल। इन प्रतीत विधायकों में भी अतिरिक्त सदस्य और उनके स्थायी और अस्थायी सदस्य जैसे प्रणाली को रखा गया था, परंतु सदस्यों की संख्या हर जगह अलग अलग होती थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 से जुड़े कुछ अन्य बिंदु। वायसरॉय के पास कुछ महत्वपूर्ण अधिकार थे, जैसे कि उनकी मंजूरी के बिना धर्म, सार्वजनिक राजस्व, विदेश मामले और सैन्य संबंधित बिलों को पास नहीं किया जा सकता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसका प्रतिनिधित्व भारत के वायसरॉय करता था, उसके पास भी यह अधिकार था कि अगर कोई बिल केंद्र विधायिका द्वारा पास कर दिया गया हो तो वह उसे रद्द कर सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1892, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। भारत परिषद अधिनियम 1861 के तहत इस एक्ट में भी ब्रिटिश सरकार ने जो एक्ट इससे पहले लागू किए थे उनका भी प्रभाव इस एक्ट पर पड़ रहा था। भारत परिषद अधिनियम 1861 को पढ़ते हुए हमने जाना था कि उस एक्ट में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय और केंद्र विधायिका, प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर के संबंध में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। इसी क्रम में 1885 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना के कारण भारत के बहुत सारे समाज सेवकों, नेताओं और राष्ट्रवादियों को अपनी बातों को रखने का एक बड़ा मंच मिल गया था और वे सब मिलकर देश के कल्याण हेतु कार्य करते थे। ब्रिटिश सरकार के आगे भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने भारत परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में बहुत सारे बदलाव की मांग की, क्योंकि उनके अनुसार उस एक्ट में भारत के कल्याण हेतु कम प्रावधान ब्रिटिश सरकार ने दिए थे। उन्होंने विधायिका से संबंधित भी बहुत बदलाव की मांग की थी। इन्हीं सब कारणों की वजह से ब्रिटिश सरकार ने यह भारत परिषद अधिनियम 1892 को लागू किया था। भारत सरकार अधिनियम, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत परिषद अधिनियम 1861 में जहां हमने पढ़ा था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास भारत के प्रशासन की पूरी जिम्मेवारी होती थी, और क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में एक कैबिनेट मिनिस्टर भी होता था, इसीलिए उनका प्रतिनिधित्व भारत में वायसरॉय करता था। वायसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में प्रशासन संभालता था।
भारत परिषद अधिनियम 1892 में इन प्रक्रियाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया था। एडमिनिस्ट्रेशन, भारत परिषद अधिनियम 1861 में जहां वायसराय प्रशासन व्यवस्था संभालता था और उसके साथ उसकी कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी और इसके कार्यकारी परिषद की संख्या को बढ़ाकर 6 सदस्य कर दिया गया था, उस एक्ट में इस कार्यकारी परिषद के हर एक सदस्य को एक एक पोर्टफोलियो या विभाग या कार्य भी दे दिए गए थे। इसके साथ साथ पहली बार अध्यादेशों को पास करने का भी प्रावधान दिया गया था और इन अध्यादेशों को पास करने का अधिकार किसी आपातकालीन स्थिति में वायसराय के पास हुआ करता था। यह अध्यादेश अधिक से 6 महीना तक की वैधता के लिए होता था, जिसे हम अभी ऑर्डिनेंस कहते हैं। इस बिंदु के संबंध में भी भारत परिषद अधिनियम 1892 में कोई बदलाव नहीं किया गया था। सेंट्रल लेजिस्लेचर, भारत परिषद अधिनियम 1861 में जहां लेजिस्लेटिव फंक्शन को करने के लिए वायसराय और उसकी कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य जो कि 6 थे, इनके साथ कुछ एडिशनल मेंबर को भी जोड़ दिया गया था। इन अतिरिक्त सदस्यों में कुछ सदस्य ऑफिशियल होते थे और कुछ सदस्य नॉन ऑफिशियल होते थे और इन अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाता था। इन अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 6 से लेकर 12 के बीच में रखा जाता था और इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या को ज़्यादा रखा जाता था। भारतीय को इन अतिरिक्त सदस्यों में मनोनीत होने का अधिकार भी था, परंतु वे मुख्य कार्यकारी परिषद के सदस्य नहीं बन सकते थे। इन अतिरिक्त सदस्यों के पास सीमित अधिकार ही होते थे, जैसे कि वे कार्यकारी परिषद के सदस्यों से उनके कार्यों के संबंध में कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते थे और वे वित्त संबंधित मुद्दों पर भी कोई विचार विमर्श नहीं कर सकते थे। इसी बिंदु को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी बात रखी कि यह प्रावधान कम है और अगर इनमें कुछ और प्रावधान जोड़ दिए जाएं तो ज़्यादा सुचारू रूप से चल सकेगा और उस समय लैंसडॉन वायसराय के पद पर थे। राष्ट्र भारत कांग्रेस की मांग, एडिशनल मेंबर की संख्या जो अभी 6 है उस संख्या को बढ़ाया जाए। एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाकर 10 से लेकर 16 के बीच में रख दिया गया। इससे 6 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य का प्रावधान रखा गया। इन 10 अस्थायी सदस्यों में से 5 सदस्य को वायसराय के द्वारा मनोनीत किया जाएगा। बाकी 4 सदस्य को उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास की प्रांतीय विधायकों से और बाकी 1 सदस्य को चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता के मनोनीत किया जाने का प्रावधान रखा गया था। क्योंकि अब अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था, इसलिए अब और भी ज़्यादा भारतीय अतिरिक्त सदस्यों के लिए मनोनीत हो सकते थे। अतिरिक्त सदस्यों को वायसराय के द्वारा मनोनीत करते नहीं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया से लाना चाहिए। मतलब कि वो अपॉइंटमेंट की चाह नहीं रखते थे, वो इलेक्शन मांग रहे थे। अब वित्त मुद्दों में भी केंद्र विधायकों में विचार विमर्श करने के अधिकार दे दिए गए थे, अर्थात हर वर्ष के वित्त बजट पर विचार विमर्श की अब अनुमति थी, परंतु वित्त मुद्दों में मत देने का अधिकार अभी भी नहीं दिया गया था। केंद्र विधायिका, सेंट्रल लेजिस्लेचर में वित्त संबंधित मुद्दों पर भी विचार विमर्श का अधिकार अतिरिक्त सदस्यों को होना चाहिए। अब अतिरिक्त सदस्य कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मुख्य 6 सदस्यों से उनके कार्यों को लेकर भी प्रश्न पूछ सकते थे। अतिरिक्त सदस्यों को जिस भी कार्यकारी परिषद के सदस्य से प्रश्न पूछने होते थे, पहले उसे 6 दिन का नोटिस दिया जाता था और वह सदस्य जो भी जवाब दे उसे लेकर अतिरिक्त सदस्य कोई भी अन्य सवाल नहीं पूछ सकते थे। सेना के ऊपर काम किया जाए। भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाओं को इंग्लैंड के साथ साथ भारत में भी करवाई जाए। दिस वॉज द डिमांड। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, भारत परिषद अधिनियम 1892 के हर प्रांत की प्रतिनिधि विधायिका में भी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया गया था। इसमें थोड़ा अलग यह था कि प्रांतीय विधायिका में अतिरिक्त सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया द्वारा लाया जाता था। प्रांतीय विधायिका के अतिरिक्त सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटी में से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आते थे। इन प्रक्रिया के प्रांतीय विधायकों में प्रांतों के अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व को सामने आने और अतिरिक्त सदस्यों में चुने जाने का मौका मिलता था। इम्पैक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इस एक्ट के माध्यम से पहले से ज़्यादा भारतीय को प्रांतित और केंद्रित विधायक प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर में जगह बनाने का मौका मिला, क्योंकि
एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ा दिया गया था। यह एक प्रकार से सरकार को रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देने का पहला कदम था, क्योंकि प्रतिनिधित्व विधायकों को प्रांतों के अलग अलग वर्गों से लोग अतिरिक्त सदस्यों को चुनकर आने लगे थे। केंद्र विधायकों में भी अतिरिक्त सदस्य में 4 सदस्य प्रांतीय विधायकों से चुनकर आने लगे थे, जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी बहुत सारी मांगों को ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया गया था, जो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्व को दर्शाता था। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बैकग्राउंड ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। भारत परिषद अधिनियम की जैसे इस एक्ट में भी ब्रिटिश सरकार द्वारा जो एक्ट इससे पहले लागू किए गए थे, उनका भी प्रभाव इस एक्ट पर पड़ा था। 1906 में ब्रिटिश सरकार की सत्ता लिबरल पार्टी के पास आ गई थी और इसके साथ इसी वर्ष भारत में मुस्लिम लीग की भी स्थापना की गई थी। जब लिबरल पार्टी को ब्रिटिश सरकार की सत्ता प्राप्त हुई, तब यह लगा था कि जो पिछली ब्रिटिश सरकार थी, उनकी तुलना में लिबरल पार्टी के आने से भारत के लोग को भी राजनीतिक आज़ादी प्राप्त हो सकती है। यहाँ भारत के मुस्लिम लीग मुस्लिम के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, अर्थात वे चाहते थे कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर कोई चुनाव के लिए खड़ा होता तो वो सिर्फ मुस्लिम हो और उस प्रक्रिया में वोट देने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम को हो, ना कोई किसी और धर्म के व्यक्ति को उसका अधिकार मिले। मुस्लिम लीग की एक और मांग थी कि वायसरॉय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 2 भारतीय को होना चाहिए, जिसमें एक व्यक्ति मुस्लिम होना चाहिए और दूसरा व्यक्ति कोई अन्य धर्म का हो सकता है। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत परिषद अधिनियम 1892 के तहत अभी भी इस एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ही भारत की पूर्ण शासन व्यवस्था संभाल रहा था, और क्योंकि वह ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मिनिस्ट्री के पद पर भी था, तो उसका प्रतिनिधित्व करते हुए वायसरॉय भारत में शासन व्यवस्था संभालता था। यह प्रक्रिया भारत परिषद अधिनियम 1909 में नहीं बदली गई थी। एडमिनिस्ट्रेशन। भारत परिषद अधिनियम 1892 में जहां हमने जाना था कि भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के सदस्य को बढ़ा दिया गया था और उनकी संख्या 6 कर दी गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही इन सब सदस्यों को पोर्टफोलियो या विभाग या कार्य भी दे दिए गए थे और पहली बार अध्यादेश की शुरुआत करते वायसरॉय को इन अध्यादेशों को आपातकालीन स्थिति में पास करने से के अधिकार भी दे दिए गए थे और इन अध्यादेशों की वैधता 6 महीने तक की होती थी, विच व्हाट वी कॉल ऑर्डिनेंस। ओके। भारत परिषद अधिनियम 1909 मोर्ले मिंटो सुधार में इन बिंदुओं को लेकर बदलाव कुछ इस प्रकार थे। अब वायसरॉय की कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में एक सदस्य भारतीय हो सकता था, जिसके कारण सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कार्यकारी परिषद कार्यपालक एग्जीक्यूटिव व जगह बनाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति थे। सत्येंद्र सिन्हा कार्यकारी परिषद में एक कानूनी कार्य करने वाले सदस्य के रूप में कार्य करते थे, परंतु यह बात मुस्लिम लीग को अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि उन्होंने कार्यकारी परिषद में 2 भारतीय की मांग की थी, जिसमें एक मुस्लिम होना चाहिए और दूसरा एक कोई दूसरे धर्म का हो सकता था। हालांकि बाद में सत्येंद्र सिन्हा के बाद कार्यकारी परिषद में अगला भारतीय सदस्य मुस्लिम बन गया था। सेंट्रल लेजिस्लेचर। भारत परिषद अधिनियम 1892 में जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल वायसरॉय और उनकी कार्यकारी परिषद के 6 सदस्य करते थे, उनके साथ एडिशनल मेंबर भी हुआ करते थे। उनकी संख्या को भी बढ़ाकर 10 से 16 कर दिया गया था। इन अतिरिक्त सदस्यों में 6 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल होते थे। इसमें से 6 ऑफिशियल सदस्यों को वायसरॉय मनोनीत करता था और 10 में से 5 अस्थायी नॉन ऑफिशियल सदस्यों को भी वायसरॉय मनोनीत करता था। बाकी के 5 अस्थायी नॉन ऑफिशियल सदस्य अलग अलग प्रति विधायित्व प्रोविंशियल लेजिस्लेचर से मनोनीत होते थे, जैसे उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कलकत्ता जैसे प्रांतीय विधायिका। इसके साथ ही हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 में यह भी जाना था कि अतिरिक्त सदस्यों को केंद्र विधायिकाओं में वित्त मुद्दों पर भी अब विचार विमर्श करने की अनुमति थी, लेकिन
वित्त मुद्दों पर वोटिंग करने की अनुमति अभी भी नहीं थी। इसके साथ ही अतिरिक्त सदस्यों को कार्यकारी परिषद के मुख्य 6 सदस्यों से भी उनके कार्य से संबंधित प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई थी, लेकिन अगर वो कोई जवाब दे देते तो उस जवाब को लेकर अतिरिक्त सदस्य दूसरा कोई प्रश्न नहीं पूछ सकता था। भारत परिषद अधिनियम 1909 मॉर्ले मिंटो सुधार में इन बिंदुओं को लेकर बदलाव कुछ इस प्रकार थे। एडिशनल मेंबर की संख्या को बढ़ाकर 16 से 60 कर दिया गया था, जिसमें 28 स्थायी सदस्य थे और 32 अस्थायी सदस्य थे। इन 28 स्थायी सदस्यों को पहले की तरह वायसरॉय ही मनोनीत करता था और 5 अस्थायी को वायसरॉय की मनोनीत करता था। बाकी के अस्थायी सदस्यों को अब प्रांतीय विधायकों से मनोनीत नहीं बल्कि अब चुनाव प्रक्रिया से लाया गया था। दिस वॉज द चेंज। इलेक्शन वॉज इंट्रोड्यूस्ड। इसमें उत्तर पश्चिम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बॉम्बे बंगाल, मद्रास चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता के साथ साथ एक क्षेत्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे को भी जोड़ दिया गया था और यहाँ से भी अब अस्थायी सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया में लाया गया था। अब अतिरिक्त सदस्यों को वित्त मुद्दों में विचार विमर्श के साथ साथ उन मुद्दों में वोटिंग को भी अनुमति मिल गई थी। अब यदि अतिरिक्त सदस्य द्वारा कोई प्रश्न कार्यकारी परिषद को मुख्य 6 सदस्यों से पूछा जाता था और जब जवाब मिलता था तो उस जवाब को लेकर अतिरिक्त सदस्य अब दूसरा प्रश्न उससे पूछ सकते थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। भारत परिषद अधिनियम के प्रांतीय विधायकों के क्षेत्र की संख्या अब 7 कर दी गई थी, जो कुछ इस प्रकार थे: यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बर्मा, असम, पंजाब। संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। इन प्रांतीय विधायकों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 50 कर दिया गया था। बर्मा, असम और पंजाब में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को 30 कर दिया गया था। प्रांतीय विधायकों में अस्थायी सदस्यों की संख्या स्थायी सदस्यों की संख्या से ज़्यादा हो सकती थी। प्रांतीय विधायकों में अतिरिक्त सदस्य चुनाव प्रक्रिया से आते थे और हमने भारत परिषद अधिनियम 1892 वाले आर्टिकल में पढ़ा था कि ये अतिरिक्त सदस्य डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनिसिपैलिटीज़, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, यूनिवर्सिटीज़ में से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आते थे। भारत परिषद अधिनियम 1909 का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस एक्ट से भारतीय राजनीतिक में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स बढ़ गया था, क्योंकि इसमें केंद्रीय विधायकों में अतिरिक्त सदस्यों में पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट के माध्यम से मुस्लिम चुन कर आ रहे थे। इससे हिंदू और मुस्लिम में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी थी, जिसके कारण कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग के लिए तो सकारात्मक कदम थी, क्योंकि उन्हें पृथक निर्वाचक मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था। भारत को केंद्र और प्रांतीय स्तर दोनों में विधान परिषदों में भाग लेने की ज़्यादा अवसर प्राप्त हुए थे। चुने हुए भारतीयों को विधायकों में अलग अलग बिलों के संबंध में भी ज़्यादा अधिकार मिल गए थे, जैसे बिलों को लेकर वोटिंग का अधिकार, बिलों को पास करने का में योगदान, विधायकों में विचार विमर्श और अपने प्रश्न पूछने के अधिकार। इसमें एक बिंदु यह भी है कि चुने हुए लोगों को अब आम जनता के द्वारा नहीं चुना जा रहा था, बल्कि वोटिंग का अधिकार उन्हें ही दिया गया था जिसके पास ज़्यादा ज़मीन और उच्च शिक्षा हो। इसलिए इन चुने हुए लोगों का आम जनता से कुछ खास जुड़ाव व संबंध नहीं था। बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न: भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ कब हुआ था? कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य कौन बने थे? सत्येंद्र सिन्हा। किस एक्ट से भारतीय राजनीतिक में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का शुरुआत हुआ था? मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। भारत सरकार अधिनियम 1990। मॉन्टेग्यू क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990 भारत सरकार अधिनियम 1919 की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जैसा कि हम अपने पिछले आर्टिकल में भी बताया था कि जो भी एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किया जाता था उसका प्रभाव भविष्य में आने वाले एक्ट्स में भी पड़ता था। इसी प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1990 के पहले के एक्ट्स के भी प्रभाव इस एक्ट पर पड़ा था। उस समय दुनिया का प्रथम विश्व युद्ध, जो कि 1914 से 1918 तक चला था, वह चल रहा था। उस विश्व युद्ध में भारत द्वारा ब्रिटेन को पूर्ण रूप से सहयोग और सहायता
करी गई थी। इसके साथ साथ भारतीय लोग यह भी चाह रहे थे कि इस विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उनकी मांगों को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा मान लिया जाएगा। बाद में 1960 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त सत्र का आयोजन करके लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिए। इस लखनऊ पैक्ट या समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने अपनी मांग ब्रिटिश सरकार के सामने रखी थी। बाद में 1970 में ब्रिटिश सरकार ने एक नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू थे, उन्होंने ब्रिटेन की संसद में एक अगस्त डिक्लेरेशन की। इस घोषणा में उन्होंने भारत को लेकर नई योजनाओं का वर्णन किया, जैसे अब से भारत में भारतीय मूल की सरकारें बनाई जाएं जिससे भारत की जनता द्वारा चुना गया हो। तब ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सब बिंदुओं को लेकर भारत सरकार अधिनियम 1990 को लागू किया गया था। इस एक्ट में सबसे प्रथम एक्ट की प्रस्तावना का परिचय भी दिया गया था, जिससे भारत में जिम्मेदार नेतृत्व की सरकारों का गठन ब्रिटिश सरकार के उद्देश्य के रूप में बताया गया है। इसके साथ साथ प्रस्तावना में यह भी बताया गया था कि यह सरकारों ब्रिटिश साम्राज्य का ही भाग रहेगी और इनको ब्रिटिश सरकार को ही रिपोर्ट करनी होगी। कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों, जैसा कि पिछले एक्ट्स में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत का शासन व्यवस्था संभाल रहा था और क्योंकि वह ब्रिटेन में रहता था इसलिए वायसराय भारत में उसका प्रतिनिधित्व करता था, शासन व्यवस्था संभालता था। भारत सरकार अधिनियम 1990 में भी ब्रिटिश सरकार ने यह प्रक्रिया जारी रखी थी और जैसे ही हमने आपको ऊपर बताया था कि उस समय एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर थे, उस समय वायसरॉय के पद पर क्लेम्सफोर्ड थे। उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तनख्वाह भारतीय खातों से दी जाती थी और इस बिंदु को लेकर कांग्रेस की और मुस्लिम लीग ने लखनऊ पैक्ट में आपत्ति जताई थी। जब ब्रिटिश सरकार द्वारा एक नए विभाग हाई कमीशन फॉर इंडिया का गठन लंदन में किया गया था और फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा यह बताया गया था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तनख्वाह अब ब्रिटेन के खातों में दी जाएगी और हाई कमिश्नर फॉर इंडिया की तनख्वाह भारत खातों में दी जाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, पिछले आर्टिकल भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में जहां हमने आप जाना था कि वायसराय की जो कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसे 6 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें से एक सदस्य को भारतीय कर दिया गया था। अब भारत सरकार अधिनियम 1990 में इनमें से एक सदस्य बढ़कर इनका संख्या 3 कर दिया गया था, अर्थात अब कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 सदस्य भारत के होते थे। दिस वॉज द चेंज। सेंट्रल लेजिस्लेचर। भारत परिषद अधिनियम 1909 में जहां हमने जाना था कि वायसरॉय की कार्यकारी परिषद के साथ साथ 16 से 60 सदस्यों की अतिरिक्त सदस्य भी थे। इन अतिरिक्त सदस्यों में कुछ सदस्य ऑफिशियल और कुछ नॉन ऑफिशियल होते थे, जिसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 28 थी और अस्थायी सदस्यों की संख्या 32 थी। स्थायी सदस्यों और 5 अस्थायी सदस्यों को वायसरॉय के द्वारा मनोनीत किया गया था और बाकी के अस्थायी सदस्य नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, स्पेशल इलेक्टोरेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे से चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से आते थे। इस बिंदु को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम के द्वारा लखनऊ पैक्ट में बदलाव की मांग की गई। उसके द्वारा यह मांग की गई थी कि एडिशनल मेंबर की संख्या 16 से 60 से बढ़ाकर 150 सदस्य कर दिया जाए। उनके द्वारा यह कहा गया कि इन 150 अतिरिक्त सदस्यों में 75 भारतीय सदस्य होने चाहिए, जिनमें 1/3 सदस्य मुस्लिम होने चाहिए, अर्थात 25 मुस्लिम सदस्य होने चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1990 में इन बिंदुओं को लेकर हुआ बदलाव। केंद्र विधायिका सेंट्रल लेजिस्लेचर के 2 भागों में विभाजित कर दिए गए थे, जिसमें एक विभाग विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा काउंसिल ऑफ स्टेट राज्य परिषद था। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को निचले सदन लोअर हाउस का दर्जा दिया गया था और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट को ऊपरी सदन का दर्जा दिया गया था। विधानसभा में 145 सदस्य को रखा गया था और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्यों को रखा गया था, जो कि कुल 205 हो रहे थे, जो लखनऊ पैक्ट की मांग के अनुसार 150 से भी अधिक थे। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में सदस्यों के कार्यकाल को 3 साल तक रखा गया था और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में सदस्यों के कार्यकाल को 5 साल रखा गया था। लेजिस्लेटिव असेंबली के सदस्यों के पास सरकार के वित्त मुद्दों पर भी अपना मत देने का अधिकार था। कोई भी कानून बनना था तो दोनों ही सदनों से वह बिल पास होना जरूरी था और यदि कोई एक सदन बिल पास नहीं करता था उस वजह से कानून बनने में परेशानी हुआ करती थी। इस समस्या का हल करने के लिए जॉइंट सिटिंग
जॉइंट कॉन्फ्रेंस और जॉइंट कमेटी जैसे मार्गों को अपनाया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लेजिस्लेचर को ब्रिटिश संसद की तरह ही रूप देने की प्रक्रिया चल रही थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, भारत परिषद अधिनियम 1909 में जहां हमने जाना था कि प्रतिनिधि विधायकों की संख्या 7 हो गई थी, वहां 7 प्रतिनिधि विधायिका थी संयुक्त यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बर्मा, असम और पंजाब। इन प्रांतीय विधायकों को अतिरिक्त सदस्यों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया था और इनमें कुछ सदस्य निर्वाचित होकर तथा कुछ सदस्य मनोनीत होकर आते थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 में इन बिंदुओं को लेकर हुए बदलाव, इन प्रांतीय विधायकों में 2 प्रांतीय विधायकों और जोड़ दिए गए थे, बिहार, उड़ीसा और सेंट्रल प्रोविंसेस, मध्य प्रांत। इन प्रांतीय विधायकों में जो सदस्य निर्वाचित होकर आते थे उनमें से 3 से 4 सदस्यों को मंत्री, इंडियन मिनिस्टर पद देने का निर्णय लिया गया था। डायरकी सिस्टम, इम्पॉर्टेंट, बार बार पूछे जाने वाले सवाल। भारत सरकार अधिनियम 1990 में प्रांतीय स्तरों पे डायरकी सिस्टम लागू कर दी गई थी। दोस्तों, जैसे कि हमने हमारे भारत परिषद अधिनियम 1861 वाले आर्टिकल में जाना था कि ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रांतीय विधायकों को यह अधिकार दे दिए गए थे कि वे अपने प्रांतों के लिए कानून खुद बना सकते हैं। इन अधिकारों के बाद भी प्रांतीय विधायक प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और केंद्र विधायक सेंट्रल लेजिस्लेचर में कानून बनाने को लेकर मतभेद होते रहते थे। इस समस्या को खुद खत्म करने के लिए कानून को 2 विषयों पर विभाजित कर दिया गया था। ये 2 केंद्र विषय सेंट्रल सब्जेक्ट और एक प्रांतीय विषय प्रोविंशियल सब्जेक्ट। यह विषय जो पूरे भारत में यूनिफॉर्मिटी लाते थे, जैसे विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी, राजनीतिक संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन, मुद्रा करेंसी, रक्षा, डिफेंस आदि जैसे 47 विषय केंद्र विषय सेंट्रल सब्जेक्ट के अंतर्गत रखे गए थे। प्रांतीय विषय प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंतर्गत 50 विषयों को रखा गया था। इन प्रांतीय विषयों को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया था। पहला ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो कि स्थानांतरित विषय, और दूसरा आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट। स्थानांतरित विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट के कानून गवर्नर और भारतीय मंत्री इंडियन मिनिस्टर मिलकर बनाते थे और आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट के कानून गवर्नर और उसके कार्यकारी परिषद मिलकर बनाती थी। इस प्रकार से हर प्रांत के लिए 2 कानून बनाने वाली संस्थान बन गई थी। पहली गवर्नर और भारतीय मंत्री इंडियन मिनिस्टर और दूसरा गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद। भारत परिषद अधिनियम 1990 का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। भारत सरकार अधिनियम 1990 में प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें केंद्र विधायकों सेंट्रल लेजिस्लेचर में 65% सदस्य निर्वाचित हुए थे और प्रांतीय विधायिका प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में 70% सदस्य निर्वाचित हुए थे। हर व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। वहीं लोग वोट देने के योग्य होते थे जिनके पास निर्धारित शिक्षा और राजस्व होता था। इसी कारण से मात्र 17,000 लोग उस समय वोट देने के योग्य थे। इस एक्ट में यह भी कहा गया था कि इस एक्ट के द्वारा हुए बदलाव से प्रभावों की जांच के लिए इस एक्ट के 10 वर्ष बाद एक कमीशन को नियुक्त किया जाएगा। वह कमीशन थी साइमन कमीशन। इस एक्ट के प्रथम बार लोक सेवा आयोग पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन भी किया गया था। इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 एक्ट में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न, मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड एक्ट क्या है? भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब लागू हुई? डायरकी सिस्टम क्या है? मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। नाउ द लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, भारत सरकार अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों, हमने हमारे पिछले आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम 1990 में, जिसमें मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड सुधार भी कहा जाता था, उसमें यह जाना था कि भारत सरकार अधिनियम 1990 मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड सुधार के प्रावधानों से भारत में जो प्रभाव पड़े उनकी समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। दोस्तों, हमारे पिछले आर्टिकल भारत सरकार अधिनियम 1990, जिसमें मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड सुधार भी कहा जाता था, उसमें यह जाना था कि भारत सरकार अधिनियम 1990 मॉन्टेग्यू क्लेंसफोर्ड सुधार के प्रावधानों से भारत में जो प्रभाव पड़े हैं उसकी समीक्षा के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। 1927 में साइमन कमीशन के नाम से यह कमीशन
का गठन हुआ था और 1928 में यह साइमन कमीशन भारत आई थी। इस कमीशन से ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य यह था कि भारत सरकार अधिनियम 1990 मॉन्टेक्यू क्लेंसफोर्ड सुधार की समीक्षा के बाद कौन कौन से संवैधानिक सुधार उसमें होने चाहिए। इस साइमन कमीशन के सदस्य में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय नेताओं, राष्ट्रवादियों और लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया था। भारत नेताओं, राष्ट्रवादियों और लोगों इस कमीशन को वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि वे सब चाहते थे कि अगर भारत का संवैधानिक सुधार हो रहा है तो उसमें भारत की भी भूमि होनी चाहिए। तब ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत को यह कहा गया था कि अगर आप अपना संविधान स्वयं बना सकते हैं जिसमें भारत के सारे लोग, चाहे वो कोई भी धर्म, जाति, वर्ग का हो, उन सब की सहमति हो तो एक रिपोर्ट बनाएं। उस रिपोर्ट को साइमन कमीशन की रिपोर्ट के साथ देखा जाएगा। भारत नेता द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई इस चुनौती को स्वीकार किया गया और फिर भारतीय नेताओं द्वारा अपनी एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी को बनाया गया था। बाद में इस समिति द्वारा एक रिपोर्ट बनाई गई जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से संबोधित किया जाता था। दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा यह कहा गया था कि नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम के हितों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम के हितों को ध्यान रखते हुए अपने 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना की रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंपी थी। 1930 से 1932 के बीच ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट और मोहम्मद अली जिन्ना की 14 पॉइंट बिंदु की रिपोर्ट के ऊपर विचार विमर्श के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोग ब्रिटेन में करवाया था। ब्रिटिश सरकार ने अपने कुछ दूसरे मुद्दों के लिए भी जॉइंट कमेटी को बनाया था। 1933 में तीनों गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श के आधार के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा एक सफ़ेद कागज, व्हाइट पेपर प्रकाशित किया गया था। तब ब्रिटिश सरकार द्वारा इन सभी बिंदुओं के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया था। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत सरकार अधिनियम 1990 की तरह कोई प्रियम्बल नहीं दी गई थी। भारत सरकार का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि हम पहले के एक्ट्स में पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की प्रशासन व्यवस्था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट संभाल रहा था, परंतु उससे ब्रिटेन में रहने के कारण भारत में वायसरॉय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का प्रतिनिधित्व करता था और प्रशासन व्यवस्था संभालता था। उस समय लॉरेंस डुंडास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर थे और उन्हें सेकेंड मार्क्यूस ऑफ जेटलैंड के नाम से भी संबोधित किया जाता था। हमने भारत सरकार अधिनियम 1858 में यह भी जाना था कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए 15 सदस्य की समिति भी बनाई गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस बिंदुओं में जुड़े बदलाव। इस एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए 15 सदस्य की समिति के सदस्य की संख्या को घटाकर 6 सदस्य कर दिया गया था और इन सदस्यों को एडवाइज़र कहा जाने लगा था। इससे पहले एक्ट अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1990 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बर्मा क्षेत्र को भारत से अलग कर दिया गया था, इसलिए इस एक्ट में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को अब से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड बर्मा कहा जाने लगा था। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि उस लॉरेंस डंडास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पद पर थे, इसलिए ये ही पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एंड बर्मा बने थे। एडमिनिस्ट्रेशन, जहां हमने भारत सरकार अधिनियम 1990 में जाना था कि वायसरॉय की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद थी जिसमें 6 सदस्य थे, उनमें से 3 सदस्य को भारतीय कर दिया गया था। इसके साथ साथ वायसरॉय को किसी भी आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने का अधिकार भारत परिषद अधिनियम 1861 से ही ब्रिटिश सरकार द्वारा दे दिया गया था, दैट इज ऑर्डिनेंस। इन बिंदुओं को लेकर भारत सरकार अधिनियम 1935 में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सेंट्रल लेजिस्लेचर, जहां हमने भारत सरकार अधिनियम 1990 में जाना था कि केंद्र विधायिका को लेजिस्लेटिव असेंबली और राज्य परिषद काउंसिल स्टेट में बांट दिया गया था। विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सदस्य को रखा गया था और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्य को रखा गया था। हमने यह भी जाना था कि इन दोनों सदनों में कुछ सदस्यों को वायसरॉय द्वारा मनोनीत किया जाता था और कुछ सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया के द्वारा लाया जाता था और मनोनीत हुए सदस्यों के अंदर भी कुछ सदस्य ऑफिशियल मेंबर थे और कुछ सदस्य नॉन ऑफिशियल मेंबर होते थे। केंद्र विधायक के अंदर सारे सदस्य अंग्रेज द्वारा अधिकार करे हुए क्षेत्र अर्थात ब्रिटिश अधिकृत प्रांतों, ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से आते थे और भारतीय रियासतें प्रिंसली स्टेट के केंद्र विधायिका
में सदस्य को नहीं लिया जाता था। सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रांतीय विधायकों प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बीच विषयों को भी बांट दिया गया था, जैसे कि केंद्र विषय सेंट्रल सब्जेक्ट और प्रांतिक विषय प्रोविंशियल सब्जेक्ट। फॉरेन पॉलिसी, पॉलिटिकल रिलेशन, मुद्रा दैट इज करेंसी, रक्षा डिफेंस आदि केंद्र विषय सेंट्रल सब्जेक्ट के अंतर्गत रखे गए थे। प्रांतिक विषय को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला ट्रांसफर सब्जेक्ट और दूसरा रिजर्व सब्जेक्ट था। ट्रांसफर सब्जेक्ट के कानून गवर्नर और भारतीय मंत्री इंडियन मिनिस्टर मिलकर बनाते थे और रिजर्व सब्जेक्ट के कानून गवर्नर और कार्यकारी परिषद मिलकर बनाती थी। दिस वाज टोल्ड अर्लियर। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इन बिंदुओं से जुड़े बदलाव। इस एक्ट में विधानसभा में 145 सदस्यों की संख्या को 375 सदस्य कर दिया गया था और राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट में 60 सदस्यों की संख्या को 260 सदस्य कर दिया गया था। इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रस्ताव दिया गया था कि भारत में अखिल भारतीय परिषद ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश अधिकृत प्रांतों ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस में और भारतीय रियासतों प्रिंसली स्टेट से दोनों क्षेत्रों में सदस्यों की नियुक्ति करी जाएगी। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय रियासतों को इस बात से मुक्त किया गया था कि वह फेडरेशन में शामिल होना चाहते हैं या नहीं, परंतु अगर वे इस फेडरेशन में शामिल होना चाहते हैं तो उसे ब्रिटिश सरकार के साथ एक विल पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में हस्ताक्षर करना होगा। इस एक्ट के बाद विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली को फेडरल असेंबली कहा जाने लगा था। जैसे कि हमने भारत सरकार अधिनियम 1990 में एक चित्र के माध्यम से जाना था कि ब्रिटिश सरकार ने केंद्र विधायिका से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का बहुत सहयोग किया था, जैसे मुस्लिम, सिख और यूरोपों को भी अवसर मिले। इस एक्ट से में ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम, सिख, यूरोपियों के साथ साथ मजदूरों, महिलाओं और जमींदारों को भी पृथक निर्वाचक मंडल सेपरेट इलेक्टोरेट प्रदान किए थे। इस एक्ट में अब सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के बीच विषय में 2 से बढ़कर 3 भागों में विभाजित कर दिए गए थे, जैसे कि सेंट्रल सब्जेक्ट, प्रोविंशियल सब्जेक्ट और एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट। इस एक्ट के बाद केंद्र विषय को अब फेडरल सब्जेक्ट कहा जाने लगा था। इन विषयों की संख्या की बात की जाए तो संघीय विषयों में 59 सब्जेक्ट, प्रांतीय विषयों में 54 सब्जेक्ट और संवृत्ति विषयों में 36 सब्जेक्ट विषय रखे गए थे। जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया था कि प्रांतिक विषय को भी 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला स्थानिक विषय ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और दूसरा आरक्षित विषय रिजर्व सब्जेक्ट थे। इन विषयों को इस एक्ट में प्रांतिक विषय से हटाकर केंद्र अर्थात संघित विषयों में अंतर्गत रखा गया था, क्योंकि ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट और आरक्षित विषय अब एक एक्ट के बाद केंद्र अर्थात संघित विषयों के अंतर्गत आ गए थे। इसलिए अब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पर वायसरॉय और भारतीय मिनिस्टर कानून बनाते थे और आरक्षित विषयों पर वायसरॉय और कार्य परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल कानून बनाते थे। भारत सरकार अधिनियम 1990 में जहां प्रांतीय स्तर पर द्विशासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम थी, इस एक्ट में इस प्रकार अब प्रांतीय स्तर की जगह केंद्र स्तर दैट इज सेंट्रल पार्ट पर दोहरी सरकार दैट इज डायरकी बन जाती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस व्यवस्था को केंद्र स्तर पर साइमन कमीशन के सुझाव पर किया था। संघीय विषयों पर केंद्र स्तर अर्थात केंद्र विधायिका कानून बनाती थी और प्रांतीय विषयों पर प्रांतीय विधायिका कानून बनाती थी और समानुपातिक विषयों पर केंद्र और प्रांतीय दोनों विषय मिलकर कानून बनाती थी। मतलब एक स्टेट सब्जेक्ट, एक सेंट्रल, एक कॉन्करेंट, 3 लिस्ट। इसमें स्टेट अपना कानून बनाती थी, इसमें सेंटर अपना कानून बनाता था और इसमें स्टेट और सेंटर दोनों मिल के कानून बनाता था। पर इसमें अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो सेंटर का डिसीजन लागू हो जाता था। इसलिए ब्रिटिश सरकार द्वारा वायसराय को अविष्ट विषयों पर कानून बनाने के अधिकार दे दिए गए थे। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जहां हमने भारत सरकार अधिनियम 1990 में जाना था कि प्रांतिक विधायकों की संख्या को बढ़ाकर 9 कर दिया गया था, वे 9 प्रांतिक विधायिकाएं थी यूनाइटेड प्रोविंसेस, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बर्मा, आसाम, पंजाब, बिहार, ओडिशा और सेंट्रल प्रोविंसेस मध्य प्रांत। प्रांतीय विधायकों के अतिरिक्त एडिशनल मेंबर की संख्या को भी ब्रिटिश सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया था। इन अतिरिक्त सदस्यों में कुछ सदस्य
को मनोनीत किया जाता था और कुछ सदस्यों को चुनाव प्रक्रिया से लिया जाता था। चुनाव प्रक्रिया से आने वाले अतिरिक्त सदस्यों में से 3 से 4 सदस्यों को प्रांतीय स्तर पर मंत्री पद प्रदान किया जाता था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस बिंदुओं से जुड़े बदलाव। अब इस एक्ट से यूनाइटेड प्रोविंसेस बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बर्मा, आसाम, पंजाब, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रोविंसेस मध्य प्रांत में बिहार, उड़ीसा को अलग अलग प्रांतीय विधायिका बना दिए गया और बॉम्बे प्रांतीय विधायकों से सिंध विधायक बनाए दिए गए थे। इस प्रकार इस एक्ट के द्वारा 11 प्रांतीय विधायिकाएं बनाई दी गई थी। उनकी क्रमानुसार सूची कुछ इस प्रकार है। यूनाइटेड प्रोविंसेस बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, बर्मा, आसाम, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत और सिंध। ये और एक्स्ट्रा आ गया था सिंध। ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे विधायिका से सिंध को अलग मोहम्मद अली जिन्ना की 14 बिंदु की रिपोर्ट के आधार पर किया। लीग व मोहम्मद अली जिन्ना के पक्ष में ब्रिटिश सरकार का सकारात्मक फैसला था और इस फैसले से वे काफ़ी खुश थे। इस एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने 11 प्रांतीय विधायकों में से 6 प्रांतीय विधायकों को बाइकैमरलिज्म का वे 6 प्रांतीय विधायक जिन्हें ये रूप दिए गए थे वे कुछ इस प्रकार थे। मतलब बाइकैमरलिज्म कौन से स्टेट में प्रेजेंट था? यूनाइटेड प्रोविंसेस, मद्रास, आसाम, बंगाल, बॉम्बे और एक बिहार। जैसे कि हमने ऊपर भी जाना है कि भारत सरकार अधिनियम 1990 में भी जाना था कि पहले प्रांतीय स्तर पर डायरकी सिस्टम ब्रिटिश सरकार ने लागू करी थी, जिससे अब इस एक्ट में खत्म कर दिया गया था। इसके साथ साथ यह भी हमने ऊपर जाना था कि प्रांतीय विषयों यानी प्रांतीय विषयों के अंतर्गत आने वाले ट्रांसफर सब्जेक्ट और आरक्षित रिजर्व सब्जेक्ट को खत्म करने केंद्रित या संगीत विषयों को अंतर्गत कर दिया गया था। इसलिए अब प्रांतीय विषयों पर सिर्फ वहाँ के गवर्नर और भारतीय मंत्री कानून बनाते थे और ब्रिटिश विधायकों के प्रांतीय विधायकों के कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप करने को मना कर दिया गया था। इस प्रकार इस एक्ट के माध्यम से ऑटोनोमस विधायिकाएं बनाई गई थी। भारत परिषद अधिनियम 1935 का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने फेडरल कोर्ट की स्थापना की थी, जिसके द्वारा अगर किसी दो प्रांत या प्रंथ या संघ में कोई विवाद हो तो सुलझाया जा सके। 1937 में दिल्ली में इस संघित न्यायालय की स्थापना करी गई थी और बाद में 1950 में इस संघित न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट के नाम से संबोधित किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से मुद्रा करेंसी और श्रेय क्रेडिट जैसे चीज़ों को अच्छे से संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। जैसा कि हमने ऊपर जाना था कि ब्रिटिश सरकार ने एक ऑल इंडिया फेडरेशन की गठन का भी विचार किया था और भारतीय रियासतों को इसमें जुड़ने के लिए मुक्त कर दिया गया था, अर्थात भारतीय रियासत इसमें अपनी मर्जी से जुड़ या नहीं जुड़ सकती थी। परंतु किसी भारतीय रियासत ने इस अखिल भारतीय संघ में जुड़ने का प्रस्ताव नहीं दिया। इस कारणवश यह अखिल भारतीय संघ नहीं लागू किया गया था। 1937 में ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय चुनाव का आयोग ब्रिटिश अधिकृत प्रांतों ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस का निर्वाचित सीटों के लिए करवाया था। जैसा कि हम लोग पिछले एक्ट में यह देखते थे कि बहुत कम लोगों को चुनाव में वोट देने का अधिकार दिया जाता था, परंतु इस एक्ट के बाद इस स्थिति में थोड़ा बदलाव आया था और करीब 3 करोड़ लोग को वोट देने की अधिकार प्राप्त हो गए थे। दोस्तों, हमने आर्टिकल की शुरुआत में यह बात बताई थी कि भारत संविधान का बहुत बड़ा भाग इस एक्ट से लिया गया था, इसलिए ये उस समय का सबसे बड़ा एक्ट था जिसके अंदर कुल 321 धाराएं, सेक्शन, 14 भाग, पार्ट्स और 10 अनुसूचियां, शेड्यूल्स भी थीं। हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई भारत सरकार अधिनियम 1935 आपके लिए बहुत उपयोगी होगी।